गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर पर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी एजी थर्ड सेमिस्टर की गणित को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेरा टॉपिक रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितने प्रकार से होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। ठीक है, तो हम लोग महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, इसको मैंने आप लोगों के लिए आराम के लिए पहले से लिखकर रख लिया था कि अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आपको समय लगेगा। ठीक है, आप भी उसको लिखेंगे। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए, बारंबारता बंटन में अन्वेषण के प्रेक्षणों की एक केंद्रीय मान के आसपास समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? आसपास समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति। क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति आप लोग डिफिनीशन जान गए क्या है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति बारंबारता बंटन में अन्वेषण के परीक्षणों की एक केंद्रीय मान के आसपास समूह बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति। आप जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है। इसको सामान्य बोलचाल में क्या कह सकते हैं? तो औसत कह सकते हैं। क्या कहेंगे सामान्य बोलचाल भाषा में? सामान्य बोलचाल भाषा में लिख लेंगे सामान्य बोलचाल की भाषा में औसत कहा जाता है। क्या कहा जाता? औसत। औसत कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में औसत भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितने प्रकार से हो सकती है। तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ये आपकी मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की, यानी 5 माप हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले समांतर माप, इसके बाद गुणोत्तर माप, इसके बाद हरात्मक माप, इसके बाद मध्यिका, इसके बाद बहुलक। ये आपका टॉपिक जो केंद्रीय प्रवृत्ति दिया गया है सिलेबस में, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। समांतर माध्य आप सभी लोगों ने बेसिक तौर से पढ़ रखा होगा, समांतर माध्य क्या होता है। ठीक है, तो जानिए समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य डिफिनीशन देखिए, समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। क्या दिया गया? समांतर माध्य वह मूल्य है किसी श्रेणी के मूल्य के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है समांतर माध्य। अब देखिए, समांतर माध्य में आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं तो इनको हम लोग जानेंगे, और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसको जाने हैं। इसको कह सकते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए एक बार। नोट डाल के लिखेंगे कि समांतर माध्य
समांतर माध्य का सूत्र की बात करेंगे, समांतर माध्य का सूत्र, तो आंकड़ों का योग क्या होता है? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, और आपका सूत्र बनेगा, बारंबारता में जब पूछा जाएगा तो इसका सूत्र बनेगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें किस टाइप से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि छात्रों का भार दिया गया है, किलोग्राम में दर्शाया गया है, इसका आपको समांतर माध्य निकालना है। तो देखिए छात्रों का भार दिया गया 35 केजी, 37 केजी, 40 केजी, इसके बाद 42, 41, 38, 36, 42 केजी है। तो इसका समांतर माध्य क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था, क्या सूत्र बताया था? आंकड़ों की संख्याओं का क्या करेंगे? सबसे पहले योग करेंगे, फिर इसके बाद आंकड़ों की संख्या, बटे में क्या लाएंगे? आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करना है आप लोगों का। तो आप लोग इसको जोड़िए, सबसे पहले जोड़ेंगे 5 5 5 10, 10 7 17, 17 के बाद 2 19, 1 20, 20 8 28, 28 और 6 34, 34 और 2 36, 36 2 कितना होता है? 38। 38 लिखेंगे, हासिल आ जाएंगे आपके 3। इसके बाद 3 3 6 3 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 और 3 24, 24 3 27, 27 4 31, 31 और 4 कितना होता है? 34, 34 और 3 कितना होता है? 34 और 3 37, कितना होता है? 37, 378 आएगा। योग कर लेना, यदि गलती हो तो आप लोग योग कर सकते हैं। योग करके फिर इसके बाद क्या करेंगे? बटे में संख्या लाएंगे। आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, इसको लगाएंगे कैसे। ठीक है, और आप वहां पर इतना तो कर ही सकते हैं कि कितना आएगा, अपान में कितना आ जाएगा, कितनी संख्याएं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्याएं हैं? 10। तो अपान में यानी बटे में कितना आएगा? 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10 से काटेंगे, 10 3 23, इसके बाद 78 हो जाएगा, 10 7 70, इसके बाद कितना हो जाएगा? पॉइंट लगाएंगे, 80 हो जाएगा, 10 8 80। तो आपका आ जाएगा 37.8। कितना आ जाएगा? 37.8 आएगा समांतर माध्य। कितना आएगा? समांतर माध्य बराबर हमारा कितना आएगा? 37.8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 37.8। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, किसानों का भार दिया गया है और इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं अलग हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे। HW ये आपका वर्क है, क्या HW में वर्क है। यदि आपको ये टॉपिक मैंने अभी तक जो भी लेक्चर में समझाया समझ में आया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे और हमें कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं दिशा एग्रीकल्चर पर हमारा सेशन कंटिन्यू चलता रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर हमें राय दें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।